Hello everyone, this is Dushyant Singh and welcome to the Revolution YouTube channel। तो फाइनली योर वेट इज़ ओवर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि हम 1 जुलाई से अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट कर चुके हैं। ये पहला सेशन है, पहला वीडियो है और हर वीक पर एक वीक की जितनी भी घटनाएं हुआ करेंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुआ करेंगी, उन सभी का कंपाइलेशन मैं आपको वीकली यहाँ से प्रोवाइड कराता रहूँगा। और आपको नोट्स बनाने की भी बिल्कुल टेंशन इसलिए नहीं है कि जो PDF आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर बिना किसी कॉस्ट के मिल जाएगी। एक चीज़ यहाँ से आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि हम विशेष रूप से UPPSC जो हमारा आयोग है, उससे आयोजित होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ें यहाँ से पढ़ रहे हैं। और उसमें भी स्पेसिफिकली देखा जाए तो UPPCS के एग्ज़ाम को हम विशेष रूप से ध्यान में लेकर के चल रहे हैं। तो ये सेशन आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल कैटेगरी वाइज चीज़ों को रखा है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, आपका एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, नेशनल इंटरनेशनल। और मैं डिजिटल नोट्स पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि जब हैंड रिटन फॉर्म में आप चीज़ें तैयार करते हैं तो उसमें आप अपनी हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मुझे डिजिटली ज़्यादा थोड़ा सा नॉलेज है नहीं, और मैं अपनी लेखन शैली पर ही विश्वास करता हूँ। और इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए आपको लेखन शैली पर ही जो है निर्भर रहना पड़ेगा, अपनी लेखन शैली का विकास करना होगा। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छे करंट अफेयर्स आप यहाँ से देखेंगे और वीकली आपको ये सीरीज़ जो है यहाँ से मिलती रहेगी और निरंतर चलती रहेगी जब तक आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीज़ों को देखते हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप की बात करते हैं। ये कहाँ पर आयोजित हुई है? ये लिमरिक यूनिवर्सिटी में आयोजित हुई है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि लिमरिक यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? तो सर ये आयरलैंड की यूनिवर्सिटी है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप जो लिमरिक यूनिवर्सिटी जो कि आयरलैंड में है, वहाँ पर आयोजित हुई है। कब से कब तक आयोजित हुई है? ये 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक आयोजित हुई है। अब बात करते हैं इंडिया के परफॉर्मेंस की कि इस चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो सबसे पहले जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा की बात करें तो यहाँ पर भारत के प्रियांश और अवनीत कौर को गोल्ड मेडल मिला है। इन्होंने इजराइल को 146-144 के बहुत ही नज़दीकी अंतर से हराया है। दूसरी स्पर्धा है आपकी कैडेट मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा। इसमें भारत के मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य पदक मिला है। इन्होंने मैक्सिको को हराया था। ठीक है, तो ये तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप की बात हो गई। अजीत अगरकर जो हैं, इन्हें सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है 4 जुलाई 2023 को। और इस चयन समिति में जो अन्य सदस्य हैं उनके नाम भी एक बार आपको देख लेने चाहिए। शिव सुंदर दास, ठीक है, सुब्रतो बनर्जी और सलील अंकोला। इसके बाद में आता है आपका सैफ चैंपियनशिप 2023। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सैफ चैंपियनशिप 2023 ये 4 जुलाई 2023 को भारत ने श्री कांतिरावा स्टेडियम जो कि बेंगलोर में है, इसमें कुवैत के खिलाफ पेनल्टी शूट आउट में जीत करके ये खिताब जीता है। यानी सैफ चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है वो किसने जीता है? भारत ने जीता है। और इसका जो आयोजन हुआ था वो कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ था। भारत ने कुवैत को हराया। क्या उसमें अंतर रहा? 5-4 के अंतर से जो है भारत ने कुवैत को पराजित किया है। और भारत की यह 9वीं जीत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का जो ये खिताब है सैफ चैंपियनशिप वाला, ये 9वां खिताब है। इससे पहले 8 बार भारत इस खिताब को जीत चुका है। भारत के जो गोलकीपर रहे थे, पेनल्टी शूट आउट का जो वो चल रहा था उसमें गुरप्रीत सिंह जो थे भारत के गोलकीपर थे, इसको याद रखेंगे। इस सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 21 जून से लेकर के 4 जुलाई के मध्य हुआ था, भारत में ही हुआ था। अब थोड़ा सा इस सैफ के बारे में जानते हैं। SAFF इसका मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पे है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। इसके इस वर्तमान में 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य देश हैं। वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि आगे इसमें मैं और थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करूंगा। सुधार से मेरा क्या मतलब है कि जो करंट अफेयर्स मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा, उसके साथ साथ में उस करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जो स्टैटिक पोर्शन होगा, जीके के कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो उस करंट अफेयर से रिलेट कर रहे होंगे, उनको भी इसके साथ साथ में मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा सुधार करने की जो है कोशिश की जाएगी और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने का प्रयास मैं यहाँ से करता रहूँगा।
आगे देखते हैं नीरज चोपड़ा। इनको तो आप सभी जानते ही होंगे। स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन डायमंड लीग 2023 का खिताब इन्होंने जीता है और इन्होंने जो थ्रो किया था अपना 87.66 मीटर का जो थ्रो किया था वो अपने 5वें प्रयास में किया था। और इस पूरे जो लीग हुई थी, ये जो प्रतियोगिता हुई थी, इसमें दूसरा स्थान जो मिला है वो जूलियन बेवर को मिला है। ये जर्मनी के हैं। इन्होंने 87.03 मीटर का थ्रो किया था। तीसरा स्थान मिला है आपके जैवक वॉर्डलेज को। ये चेक रिपब्लिक के हैं, चेक गणराज्य के हैं। इन्होंने 86.13 मीटर का थ्रो किया था। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा का नाम यहाँ पे विशेष रूप से याद रखेंगे। और बात किसकी हो रही है, किस लीग की हो रही है? लॉज़ेन डायमंड लीग की हो रही है। इसका खिताब नीरज चोपड़ा को मिल चुका है और इनके जो थ्रो था इसकी डिस्टेंस भी आपको याद रखनी है, 86.66 मीटर। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 100वें स्थान पर है। 100वीं रैंकिंग है इसकी। ठीक है, और भारत की एशिया और एशियाई फुटबॉल परिसंघ में रैंक की बात की जाए तो 18वीं रैंक है। ये एएफसी क्या है, फीफा क्या है, दोनों के बारे में मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दूंगा। तो फीफा में जो वर्ल्ड रैंकिंग है फीफा की, उसमें 100वें स्थान पर है टीम इंडिया। और एशिया के हिसाब से बात करें, एशियाई फुटबॉल परिसंघ की बात करें, एएफसी जिसको कहा जाता है, ये भी फीफा के अंडर ही काम करता है। एएफसी एशियाई देशों का एक समूह है जो कि फुटबॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एएफसी में इंडिया की रैंक 18वीं भी है। ठीक है, शीर्ष टीम कौन है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में? तो वो अर्जेंटीना है। दूसरे स्थान पर फ्रांस है। इन दोनों को भी आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा फीफा के बारे में जानते हैं। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका पूर्ण रूप है। इसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है फीफा का, वो ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जियानी इन्फेंटिनो, जो कि 2027 तक अध्यक्ष रहेंगे। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। वर्तमान में सदस्य देशों की या सदस्य देशों की जो फुटबॉल टीमें हैं उनकी अगर इसमें संख्या देखी जाए तो 211 इसके मेंबर्स हैं, 211 इसके सदस्य हैं। एएफसी की बात करते हैं। एएफसी की फुल फॉर्म है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इसकी स्थापना 8 मई 1954 को हुई थी। हेड ऑफिस इसका जो है बूटक जलील, जो कि कुआलालंपुर में है, मलेशिया में, वहाँ पर इसका हेड ऑफिस है। जब इसकी स्थापना हुई थी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की, तो ये स्थापना हुई कहाँ पे थी? ये मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, वहाँ पे हुई थी। सदस्यों की बात की जाए 47 इसके मेंबर हैं। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बहरीन के शेख जो है, जिनका नाम है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, एएफसी के अध्यक्ष हैं। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, इन्होंने स्क्वैश टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है और स्पर्धा थी इनकी एशियाई मिश्रित युगल। पूरी एशिया से जो एक कह सकते हैं मिश्रित युगल के रूप में इन्होंने स्क्वैश टूर्नामेंट में भाग लिया था, जिसमें इनको गोल्ड मेडल मिला है। उपविजेता कौन रहा है इसका? इवान यूएन और राचेल अर्नोल्ड, ये मलेशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आयोजन हुआ था इसका 30 जून 2023 को। कहाँ पे हुआ था? हांगजू, जो कि कहाँ पे पड़ता है? चीन में पड़ता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हांगजू एशियाई खेलों में पहली बार स्क्वैश में मिश्रित युगल स्पर्धा को शामिल किया गया, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में चंद्रयान 3 जो है अंतरिक्ष यान को GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान के साथ में इंटीग्रेट कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया। चंद्रयान 3 ये वाला अंतरिक्ष यान और GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान जिसके द्वारा भेजा जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है 5 जुलाई 2023 को। कहाँ पे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। संभावित प्रक्षेपण इस इंटीग्रेटेड जो है यान का जो संभावित प्रक्षेपण है, जब इसको भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, वो 12 से 19 जुलाई के बीच में रखा गया है। propulsion मॉड्यूल, लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चांद की कक्षा में ले जाएगा। अब ये लैंडर और रोवर आपको पता होंगे, नहीं पता हो तो आप जान लीजिए। लैंडर होता है जो चंद्रमा की सतह पर जो भी यहाँ से मॉड्यूल जाएगा उसको लैंड करेगा, मतलब उसकी सतह पर स्थापित करेगा, ईजी लैंडिंग उसकी करवाएगा। रोवर क्या होता है? रोवर वहाँ गति करने का काम करता है, मतलब जैसे एक तो हम चंद्रमा पर पहुंच गए, अब चंद्रमा पर पहुंच के की जगह पर बैठे थोड़ी रहेंगे, वहाँ पर चीज़ों की जांच पड़ताल होगी, कुछ रिसर्च वगैरह या कुछ जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाएगा। तो वो रोवर जो है इस काम को करता है, वो घूमता है सतह पर। ठीक है, तो लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चांद की कक्षा में यहाँ से प्रोपल्शन मॉड्यूल को ले जाया जाएगा। ये मॉड्यूल चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। लैंडर पर लगे पेलोड जो हैं ये क्या करेंगे? तापीय चालकता, तापमान और भूकंपीयता का मापन करने का काम करेंगे। इसके बाद में अगली न्यूज़ आती है आपकी कैप 3। ठीक है, KAPP 3।
सबसे पहले आप KAPP की फुल फॉर्म जान लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। KAPP की फुल फॉर्म है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। तो कैप 3 जो है ये भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर का नाम है कैप 3, जिसकी क्षमता है 700 मेगावाट। इसका वाणिज्यिक रूप से परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है 31 जून 2023 को। ठीक है, अब एक और संस्था आती है आपकी NPCIL। NPCIL क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। NPCIL जो है ये देश भर में 16 PHWR बनाने की योजना बना रहा है। PHWR क्या है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, हैवी वाटर भारी जल जो कह सकते हैं रिएक्टर होते हैं, ऐसे देश भर में 16 PHWR बनाने की योजना NPCIL की है, जिनकी क्षमता प्रत्येक की 16 यहाँ पर PHWR की बात हो रही है, तो 16 के 16 की जो क्षमता होगी वो 700 मेगावाट होगी। कुछ जो रिएक्टर हैं वो निर्माणाधीन हैं, जिनकी क्षमता भी 700 मेगावाट है, जैसे रावत भाटा स्थान पड़ता है राजस्थान में, तो उसका नाम है RAPS 7 और 8। और एक गोरखपुर ये वाला यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, याद रखिएगा, हरियाणा में एक गांव है, स्थान है गोरखपुर, उसकी बात हो रही है। तो गोरखपुर हरियाणा में GHAVP 1 और 2 के नाम से जो है ये निर्माणाधीन रिएक्टर हैं। इन सभी की क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है, वो 700 मेगावाट की है। भारत सरकार के द्वारा 10 स्वदेशी रूप से विकसित PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर 4 स्थानों पर निर्माण की मंजूरी दी गई है, जिसमें से एक गोरखपुर, जिसकी हम बात कर रहे थे, हरियाणा में, चुटका MP में स्थान है, मध्य प्रदेश में स्थान है वहाँ पर, एक माही बांसवाड़ा करके स्थान है राजस्थान में एक वहाँ पर, और कर्नाटक में कैगा, ये आपको पता ही होगा। तो इन स्थानों पर 10 स्वदेशी रूप से विकसित PHWR बनाने की निर्माण करने की मंजूरी जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। अगली न्यूज़ आती है आपकी माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक। ये कंपनी है, इसने अहमदाबाद का एक स्थान है साणंद, ठीक है, वहाँ पर सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ में एक समझौता किया है, और ये इसका दूसरा समझौता है गुजरात सरकार का। इससे पहले गुजरात सरकार ने एक अन्य कंपनी के साथ में सेमीकंडक्टर के लिए जो है एक समझौता किया था, और इससे पहली जो कंपनी थी वो फॉक्सकॉन वेदांता एक संयुक्त इकाई के रूप में थी, और अभी जो वर्तमान में समझौता हुआ है ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक कंपनी के साथ में हुआ, याद रखेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत जो आंकी गई है लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी, और इसको 18 महीने के भीतर चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो वर्तमान में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और गुजरात की बात हो रही है तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के CM हैं। और जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक कंपनी है जो कि इकाई स्थापित करेगी सेमीकंडक्टर निर्माण की, उसके जो उपाध्यक्ष हैं वो गुरुशरण सिंह है। ठीक है, इन सभी लोगों ने मिलकर के ये समझौता किया था, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र पटेल और गुरुशरण सिंह। अब ये जो सेमीकंडक्टर है, आपको पता होगा जो अर्धचालक होते हैं इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इनका चिप वगैरह जो आप देखते हैं, जो मोबाइल चिप वगैरह होती हैं, इनमें इनका यूज होता है सेमीकंडक्टर्स का। तो भारत में क्या होता है, वर्तमान में 3 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर जो है वो आयात किए जाते हैं बाहर से। ठीक है, और इसमें 1 करोड़ रुपए के मेमोरी कार्ड भी शामिल हैं। 3 लाख करोड़ रुपए के टोटल सेमीकंडक्टर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो कोशिश ये है इस प्रयास की जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के द्वारा किया जा रहा है गुजरात गवर्नमेंट के साथ में, कि जितना हम बाहर से आयात कर रहे हैं 3 लाख करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर, वो अपने देश में ही निर्मित हो पाए, उसका निर्माण अपने देश में हो, जिससे हमें बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, इन्होंने NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है 7 जुलाई को। ये जो सॉफ्टवेयर है ये NCC से रिलेटेड है। ये किस मॉडल पर आधारित है, किस मॉडल के आधार पर इसको डिज़ाइन किया गया है, तो इस मॉडल का नाम है एंट्री टू एग्जिट मॉडल। इस ऐप का लक्ष्य क्या है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो टारगेट है, किस वजह से इसको लॉन्च किया गया, क्या काम ये करेगा, तो जो NCC कैडेट होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर के जितने भी काम होते हैं उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, उनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। सर्टिफिकेट भी आगे जैसे मान करके चलिए जारी किए जाएंगे तो वो डिजिटली जारी किए जाएंगे। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि जो इंडिया के NCC कैडेट हैं, ठीक है, उनको भविष्य के
एम्प्लॉयमेंट पर्पस से भी जो है सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको यहाँ से जानकारी उनकी दे दी जाएगी। इसके साथ साथ एक समझौता और हुआ है एनसीसी से रिलेटेड ही, वो है एनसीसी और एसबीआई के बीच में समझौता। और एसबीआई आप पता ही है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एनसीसी और एसबीआई के बीच में ये जो अलायंस हुआ है, समझौता हुआ है, ये किस लिए हुआ है कि जो एनसीसी कैडेट हैं उनके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए जाएंगे, उनको डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराए जाएंगे, चेक बुक वगैरह, पासबुक वगैरह, वो सारा एसबीआई उनको प्रोवाइड कराएगा एनसीसी कैडेट को। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नाम याद रखिएगा, ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं टिम बैरो। टिम बैरो ने 7 जुलाई 2023 को एनएसए, जो भारत के एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, इनसे न्यू दिल्ली में मुलाकात करी थी। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ इस न्यूज़ में यही है कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। इन दोनों की जो मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई है। वो मुद्दे क्या हैं? जो आपसी हित और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी उग्रवाद का बड़ा चल रहा है, न्यूज़ में आता रहता है, तो हिंसक उग्रवाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए एक दूसरे के साथ में सहयोग पर जोर दिया गया है इस बैठक में। इसके साथ साथ भारत ने ब्रिटेन में चरमपंथी तत्वों द्वारा भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को जो धमकी दी गई थी कुछ दिन पहले, उस पर चिंता भी जताई है। अगले 5 वर्षों में भारत को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ जिसको कहा जाता है, इसको घोषित कर दिया जाएगा। ये कहा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा कि आने वाले 5 वर्षों में भारत पूरी तरीके से खुले में शौच मुक्त हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान में भारत ने 2019 से अगर देखा जाए तो 40% ओडीएफ स्थिति प्राप्त कर ली है। और इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो सिक्किम है भारत का स्टेट, ये पहला ऐसा स्टेट है जो 100% ओडीएफ प्लस राज्य बना है। ठीक है, पूरी तरीके से खुले में शौच मुक्त राज्य बना है। भारत सरकार द्वारा ट्रक कैबिनों में एसी की स्थापना को अनिवार्य करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनका जो कैबिन होता है, जहाँ पर ड्राइवर बैठ करके गाड़ी चलाता है, तो उसमें जो एसी, एयर कंडीशन सिचुएशन, वहाँ पर कंपलसरी कर दी गई है, अनिवार्य कर दी गई है। और यहाँ पर आपको विशेष रूप से याद ये रखना पड़ेगा कि ट्रकों की भी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो पहले कैटेगरी समझिए। ट्रकों की कुछ श्रेणियाँ होती हैं जिनको हम N1, N2, N3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। N1 क्या है? ट्रकों की वह कैटेगरी जिसमें ट्रक का अधिकतम वजन जो होता है 3.5 टन के आसपास होता है। सेकंड कैटेगरी है जिसमें ट्रक की जो कैपेसिटी होती है, मतलब वजन जो होता है उसका मिनिमम 3.5 टन से लेकर के मैक्सिमम 12 टन तक। और N3 कैटेगरी में वे ट्रक आते हैं जिनका जो वजन होता है वो 12 टन से ज़्यादा होता है। तो इसमें विशेष रूप से N2 और N3 कैटेगरीज के जो ट्रक हैं उनको शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा ट्रक कैबिनों में एसी स्थापना अनिवार्य करने की जो मंजूरी दी गई है, उसमें कौन सी कैटेगरीज को शामिल किया गया है? N2 और N3 श्रेणियों को। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री, इनका नाम आपको पता ही होगा, इनको सभी लोग जनरली जानते हैं, नितिन गडकरी, बहुत अच्छे नेता हैं। तो क्योंकि ये जो है इन्हीं के डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई चीज़ है, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, नितिन गडकरी। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? जंजीबार, जो कि तंजानिया में है। ठीक है, तंजानिया के जंजीबार में भारत के बाहर पहला IIT कैंपस स्थापित किया जा रहा है। 5 जुलाई 2023 को शिक्षा मंत्रालय, IIT मद्रास और जंजीबार का शिक्षा और व्यावसायिक मंत्रालय जो है, इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ है। ठीक है, तो भारत के द्वारा ही वहाँ पर जो है एक IIT कैंपस स्थापित किया जा रहा है। अब भारत के बाहर भारत के द्वारा जब IIT कैंपस स्थापित किया जा रहा है, तो मैनेजमेंट कैसे, किस तरीके से होगा इसका? तो जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम होगा, सिलेबस की बात होगी, पाठ्यक्रम की बात होगी, छात्रों को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा, इसका पूरा प्रोसेस कौन देखेगा? IIT मद्रास देखेगी। और बाकी की जो उसको परिचालन में, उसके संचालन में जो भी पैसा खर्च होगा, पूंजी वगैरह जो देखेगी, वो देखेगी जंजीबार तंजानिया सरकार। ठीक है, भारत की पहली क्षेत्रीय ट्रेन सेवा जिसका नाम है रैपिड एक्स, इसका जुलाई से परिचालन स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा। 17 किलोमीटर मार्ग पर ये जो है क्षेत्रीय ट्रेन सेवा पहली काम करेगी, जो कि 5 स्टेशंस को कवर करेगी। ये 5 स्टेशंस कौन कौन से हैं? साहिबाबाद, गाजियाबाद, गोलधर, दोहाई और दोहाई डिपो। ठीक है, ये जो पूरा खंड है, ये जो 5 स्टेशंस आपने देखे, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गोलधर, दोहाई, दोहाई डिपो, यह खंड RRTS में शामिल है। ये RRTS क्या है? RRTS का मतलब है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि दिल्ली मेरठ को कवर करता है। तो RRTS में शामिल है। RRTS क्या है?
अब इसको और थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। आरआरटीएस सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना है जो कि दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को रिप्रेजेंट करती है। इसकी स्पीड जो रहती है 180 किलोमीटर पर आवर रहती है। एनआरसीटीसी द्वारा रैपिड एक्स परियोजना के तहत 3 रेल लाइनों में से ये एक रेल लाइन है। एनआरसीटीसी ये क्या है? ये केंद्र, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की संयुक्त उद्यम कंपनी है। और इसका काम क्या है कि जो एनसीआर है हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें सेमी हाई स्पीड रेल सेवा के विकास की जिम्मेदारी एनआरसीटीसी की है। अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व एनसीपी नेता थे। 2 जुलाई 2023 को इनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन है आपके? देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। और महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे हैं। और जितेंद्र अवहाद जो हैं ये महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। आगे देखते हैं। 3 जुलाई 2023 को दुनिया का सबसे गर्म दिन घोषित किया गया है। और इस दिन यह देखा गया कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो था, औसत वैश्विक तापमान जो था वो 17.01 डिग्री सेल्सियस था। और इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहरा गया है? अल नीनो मौसम पैटर्न जो होता है उसको इसके लिए जिम्मेदार माना गया है। अब ये अल नीनो क्या चीज़ है? अब देखिए ये थोड़ी सी विस्तार वाली चीज़ है। और अगर आपने मेरी एनसीईआरटी वाली सीरीज़ देखी है ज्योग्राफी की, तो मैंने वहाँ पर अल नीनो के बारे में बड़े विस्तार से बताया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। तो उसमें वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। पेरू ने उबिनास ज्वालामुखी, तो पहला चीज़ यही होगी। देखिए उबिनास ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये पेरू में है। तो पेरू ने उबिनास ज्वालामुखी के आसपास आपातकाल की घोषणा की है आने वाले 60 दिनों के लिए। वह क्षेत्र जहां उबिनास ज्वालामुखी स्थित है ये कहाँ पे है? ये मोकेगुआ जो स्थान है ये कहाँ पे पड़ता है? ये पेरू की राजधानी लीमा से 1200 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में है। और ये जो उबिनास ज्वालामुखी है ये पेरू का सबसे एक्टिव वोल्केनो है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उबिनास ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। अब थोड़ा सा यहाँ रिंग ऑफ फायर के बारे में देखते हैं। रिंग ऑफ फायर क्या है इसके बारे में भी मैंने जो आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें बताया हुआ है। तो रिंग ऑफ फायर जो है विशेष रूप से प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका आकार लगभग घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है। ऐसा आकार दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो है इसी क्षेत्र को, जो कि प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है घोड़े की नाल के आकार में, इसी को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसका विस्तार लगभग 40,000 किलोमीटर तक है। और इस रिंग ऑफ फायर में या इससे सटे हुए या इससे संबंधित देशों की बात करें तो चिली, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूएसए का वेस्टर्न कोस्ट, ये जो देश हैं जो है वो इसमें आते हैं, रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि चिली की बात की जाए, जापान की बात की जाए, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूएसए के पश्चिमी तट की बात की जाए तो यहाँ पर सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी ऐसी गतिविधियाँ काफ़ी देखने को मिलती हैं। क्योंकि ये जो रिंग ऑफ फायर वाला जो पोर्शन है, हिस्सा है, ये विशेष रूप से जाना जाता है किसके लिए? अत्यधिक भूकंप और ज्वालामुखी एक्टिविटीज़ के लिए। एसजीएक्स निफ्टी को अब गिफ्ट निफ्टी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई न्यूज़ है। एसजीएक्स निफ्टी को अब गिफ्ट निफ्टी के नाम से जाना जाएगा। और ये निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक इकोनॉमी की सीरीज़ चलाई थी प्रीलिम्स 2023 से पहले, तो उसमें मैंने इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखो, एक होता है एनएसई, ठीक है। एनएसई का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएसई के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध जो पहले सिंगापुर में काम करते थे, कारोबार से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती थी पहले सिंगापुर में होता था, ठीक है। जो एसजीएक्स है इसका मतलब है सिंगापुर एक्सचेंज, ठीक है। एसजीएक्स का मतलब ही क्या है? सिंगापुर एक्सचेंज। तो एनएसई का जो अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध था ये सिंगापुर में पहले कारोबार करता था एसजीएक्स निफ्टी। तो अब इसको जो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है इसका निर्माण किया गया। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट का मतलब ही क्या है? गिफ्ट मतलब जी मतलब गुजरात, आई फॉर इंटरनेशनल, और एफ फॉर फाइनेंस, और टी फॉर टेक सिटी, ठीक है। तो अब ये जो एसजीएक्स निफ्टी में जो काम होता था पहले सिंगापुर में होता था, अब गुजरात में किया जाएगा। तो इसको नाम दे दिया गया है गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। तो अब एसजीएक्स निफ्टी जो है अब ये क्या बन गया है? गिफ्ट निफ्टी बन गया है। गिफ्ट निफ्टी में 2 तरीके के ट्रेडिंग सेशंस होंगे। पहला 6:30 से 3:40
तक चलेगा, दोपहर यानी शाम तक, और दूसरा शाम 5 बजे से सुबह के 2:45 तक चलेगा। तो इसके 2 सेशंस होंगे जहाँ पे ट्रेडिंग हुआ करेगी। निफ्टी का अर्थ क्या है? निफ्टी का अर्थ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, मतलब एनएसई जो होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, उसकी जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको निफ्टी 50 भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है कि जो शेयर मार्केट में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियां होती हैं उनको निफ्टी कहा जाता है, और यह एनएसई का एक क्या है, सूचकांक है। एसजीएक्स मैंने आपको बता ही दिया है, सिंगापुर एक्सचेंज, जिसके बारे में ऊपर बात हो रही थी। 4 जुलाई 2023 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 23वां शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है। एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? एक जो है संस्था है जिसके वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं: चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। इस बार जो ये सम्मेलन हो रहा है इसमें पर्यवेक्षक राज्यों के रूप में कौन कौन भाग ले रहा है? ईरान, बेलारूस और मंगोलिया और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये अतिथि या पर्यवेक्षक राज्यों के रूप में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक कहाँ पे होगी? 2024 में होगी, कजाकिस्तान में, ठीक है। एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन इसको बोलते हैं, हिंदी में याद रखिएगा। भारतीय नौसेना और वायुसेना की टुकड़ी जो है 14 जुलाई 2023 को फ्रांस की बेस्टेल डे परेड में पार्टिसिपेट करेगी। तो जो नौसेना की टुकड़ी जा रही है इंडिया की, उसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर व्रत बघेल, इनके साथ में 4 अधिकारी और होंगे, 64 नाविक होंगे। नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस चेन्नई के द्वारा किया जाएगा, जो इनका पोत है, ठीक है। वायुसेना टुकड़ी की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट कर रही है स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी, इनके साथ में 4 राफेल लड़ाकू विमान वहां पे भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा 2 C-17 ग्लोब मास्टर भेजे जा रहे हैं। भारत और फ्रांस की जो रणनीतिक साझेदारी है उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में ये जो है आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि जो बेस्टल डे परेड होती है फ्रांस में वो कब होती है? 14 जुलाई को होती है, हर वर्ष, याद रखिएगा। बीएसएफ कमांडर परिमल कुमार घोष का निधन हुआ है, 84 वर्ष के थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि जब बांग्लादेश का स्वतंत्रता आंदोलन चला था तो उसमें इन्होंने जो है बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनकी सहायता करी थी 1971 में। और इनसे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ये जो है बीएसएफ के कमांडर थे और 92वीं बटालियन में तैनात थे। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था बांग्लादेश का तो उस टाइम पर इनकी जो तैनाती थी वो कहाँ पे थी? त्रिपुरा में थी। इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति शक्ति, मुक्ति वाहिनी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अब यहाँ से अंतिम रूप में हम देखते हैं 1 से लेकर के 8 जुलाई के बीच में जो दिवस पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेज पड़ते हैं, उनको देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम 2023 के लिए क्या है? सेलिब्रेटिंग रिजाइलेंस एंड हीलिंग हैंड्स, ठीक है। और ये इसकी थीम हो गई। थीम कभी कभी पूछ ली जाती है और मैं आपको ये भी बताता चलूँगा यहाँ से कि कौन से ऐसे दिवस हैं जो अक्सर करके पूछे जाते हैं, जिनकी थीम याद रखना ज़रूरी भी है आपके लिए। तो 1 जुलाई को जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, ये किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जिनको आप बीसी रॉय भी कहते हैं। बीसी रॉय के नाम से शायद आपने इनका नाम सुना होगा। पूरा नाम अगर आपको नहीं पता हो तो बीसी रॉय कई बार आता है। तो 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की, ठीक है। 2 जुलाई को होता है आपका विश्व खेल पत्रकार दिवस। इसके अलावा विश्व यूएफओ दिवस भी 2 जुलाई को मनाया जाता है। और इनकी थीम मैंने इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि इनकी थीम है ही नहीं, कोई विशेष थीम इनकी है नहीं। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है मनाया जाता है। इसके साथ साथ 3 जुलाई को ही 1927 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण का आरंभ हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। 5 जुलाई को अल्जीरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 5 जुलाई को ये भी याद रखेंगे साथ के साथ कि 5 जुलाई के दिन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, जिसको बाद में स्वीकृति भी मिल गई थी, मंजूर कर लिया गया था। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। अब जूनोज क्या है? ये जूनोज रोग होते हैं, कुछ जूनोटिक रोग जिनको कहते हैं। ये वायरस, परजीवी, बैक्टीरिया, कवक के कारण होते हैं। इन जूनोटिक रोगों में कुछ रोग आते हैं जैसे आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, इबोला हो गया, वेस्ट नाइल वायरस, इस प्रकार के रोग जो हैं ये जूनोटिक रोग कहलाते हैं। इस वर्ष के लिए यानी 2023 के लिए जो कि 6 जुलाई को ये जूनोज दिवस मनाया गया, तो इसकी थीम थी वन वर्ल्ड वन हेल्थ। वैसे इसका जो टाइटल होता है ना वही आपको याद रखना है, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है।
अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड जूनोज डे की जो थीम है 2023 के लिए, वो क्या है? वन वर्ल्ड वन हेल्थ। वैसे पूरी थीम है तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ, प्रिवेंट जूनोज, स्टॉप द स्प्रेड, कंट्रोल जूनोज डिसीज, प्रोटेक्ट एनिमल्स, प्रोटेक्ट जूनोज, प्रिवेंट जूनोज। ठीक है, तो ये पूरी थीम है इस तरीके से, लेकिन पूरा आपको याद नहीं रखना है। अगर पेपर में आता भी है तो इतना ही पूछ लेगा वो कि थीम क्या है, और ऑप्शन में सिर्फ यही दे देगा वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो ये तो इसकी सब टाइटल है, सब उसमें जोड़ दिया गया है चीज़ें, लेकिन इसका जो मेन टाइटल है वो यही है, एक विश्व एक स्वास्थ्य। 7 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड चॉकलेट डे। 8 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्लूबेरी डे। ठीक है, राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है, क्योंकि ये बहुत पहला सेशन है, वेरी फर्स्ट सेशन इस चैनल के द्वारा करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं करंट अफेयर्स एग्जाम के टाइम पे आपके लिए अपलोड करता ही रहता हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पर पहला सेशन है, और मैं हैंड रिटन फॉर्म में ही आपको करंट अफेयर्स यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि हैंड रिटन फॉर्म में थोड़ा सा मुझे भी कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा इतना आदत हो गई है, हैबिट में आ गया, ऐसे मान करके चलिए कि मैं थोड़ा डिजिटल में जब तक मैं इनको टाइप करूँगा उससे जल्दी मैं हाथ से ही इनको लिख सकता हूँ। तो इस वजह से, और हाथ से लिखने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ठीक भी लगता है, और एक थोड़ी सी कह सकते हैं ना कि ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप कुछ लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे चीज़ें भी आपके दिमाग में थोड़ी सी सेव होने लग जाती हैं, अगर हाथ से आप चीज़ें लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो ये जो पीडीएफ है आपको एक दिन बाद मिलेगी। हो सकता है शाम को मैं इसको अपलोड कर दूं, और उसके पीछे रीज़न ये है कि अरे यार, आपको मैं पीडीएफ पहले दे दूंगा तो आप ये वीडियो नहीं देखते हैं। अब बाकी आपकी मर्ज़ी है, जब मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि मैं पीडीएफ दूंगा तो दूंगा, ये कन्फर्म है, और हर सेशन की पीडीएफ आपको मिलेगी। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि वीडियो को देखिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वीडियो को देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, तो व्यूज़ बढ़ाना भी देखिए, जब काम कर रहे हैं तो फिर ये अपेक्षा करनी भी चाहिए कि अगर हम काम कर रहे हैं तो व्यूज़ भी आने चाहिए। नहीं आते हैं तो उससे मैं टेंशन में नहीं आता हूँ कभी भी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आने तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी आए तो उससे मुझे टेंशन नहीं होती कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। लेकिन क्या है ना कि एक एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी के मुंह से चीज़ें सुनते हैं, जैसे आपको कोई सुनाने वाला है, आपको कोई कहानी सुना रहा है, और दूसरे तरीके से आप कहानी पढ़ रहे हैं, यानी एक तरीका तो ये है कि आप कहानी खुद पढ़ रहे हैं, और एक तरीका ये है कि आपको कहानी कोई दूसरा आदमी सुना रहा है। तो दोनों में से जो कह सकते हैं रिज़ल्ट अच्छा आएगा वो उसमें आएगा जब आप कहानी किसी के मुंह से सुन रहे होंगे। वो चीज़ें ज़्यादा समय तक दिमाग में रहती हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन उसके साथ-साथ कोशिश ये कीजिएगा कि चीज़ें यहाँ से आप सुनते भी चलें, समझते भी चलें, क्योंकि कभी-कभी पीडीएफ में ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि भाई नोट्स मैं ही तैयार कर रहा हूँ, तो मैं तैयार कर रहा हूँ तो हो सकता है वो मेरा कुछ उसमें कह सकते हैं बाइस्ड हो गया हूँ मैं नोट्स बनाते टाइम पे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो शायद आपको समझ में नहीं आए, आप रिलेट नहीं कर पाएँ उनको, क्योंकि वो मैंने बनाया तो मैंने अपने हिसाब से उसको बना दिया, है ना? तो थोड़ा-सा जल्दी करके देख लीजिएगा। बहुत लंबे-चौड़े सेशंस करने की मुझे आदत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें 10 मिनट में, 20 मिनट में, 15 मिनट में बताई जा सकती है, उनके लिए 5 घंटे का एक सेशन चलाना, वो मुझे किसी भी तरह से एक कह सकते हैं कि अच्छा तरीका नहीं लगता है, क्योंकि अगर चीज़ें 20 मिनट में क्लियर हो रही हैं तो उसके लिए 1 घंटा आपका ख़राब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो अगर पसंद आता है आपको ये कंटेंट, और इसमें और भी सुधार करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताई है कि मैं इसमें स्टैटिक पोर्शन को कवर करने की कोशिश करूँगा, तो अपना रिस्पॉन्स, रिव्यू, फीडबैक, हमेशा ये 3 शब्द ही मेरे मुँह से निकलते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए मैंने आपसे कभी नहीं कहा, आज तक नहीं कहा पूरे चैनल पर, किसी भी वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ अपने कंटेंट पर फोकस करता हूँ और इसी चीज़ को सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपना रिव्यू, रिस्पॉन्स, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। निश्चित रूप से ये सीरीज़ आगे इसको मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।